हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सब लोगों का 90 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में डाइपोल मोमेंट के केस में मैंने आपको बहुत सिंपल से फंडामेंटल पार्ट सिखाए हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरीके से नेट डाइपोल मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। उसी पार्ट को यूज करते हुए आज के टाइटल में हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम पोलर नॉन पोलर स्पीसीज का पता लगाएंगे और नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी कंपैरिजन करेंगे बाकी कुछ मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, सो सभी चीजों को समझने के लिए लेक्चर को पूरा अटेंड कीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे। देखिए, जैसा कि आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि ये जितनी भी स्पीसीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी स्पीसीज में से आपको बताना है कि पोलर कौन सी और नॉन पोलर। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पोलर का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज जिसका नेट डाइपोल मोमेंट, टोटल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या रहे, नॉन इक्वल टू जीरो। और अगर नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है, यानी कि टोटल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। तो एक एक एग्जांपल मैं आपको सिखाऊंगा और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, ये सभी पार्ट करने के लिए आप सबको ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रक्चर बनानी जरूर आनी चाहिए। अगर आप लोगों को इनकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनानी आती है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आप इनका नेट डाइपोल मोमेंट इजीली निकाल पाएंगे। और नहीं आती है तो मैं साथ ही साथ आपको सिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ए पार्ट सॉल्व करूंगा और ध्यान से देखिएगा। ए पार्ट में हमें अमोनिया दिया हुआ है। सो अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होता है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है, इस पूरी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रल, जिसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। टेट्राहेड्रल में कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट होती है। ठीक है, नीचे पिरामिड टाइप का होता है फॉर्मेट। तो इसमें क्या होने वाला है, 3 जगहों पे हाइड्रोजन प्लेस करना है आपको और किसी एक साइड पे क्या आएगा बच्चों, लोन पेयर। मतलब वहां पे बॉन्ड पेयर की बजाय क्या आएगा, लोन पेयर। तो इस तरीके से ये पिरामिडल शेप में होता है। कौन सी शेप में होता है बच्चों? पिरामिडल शेप। अब यहाँ पे अगर हमने स्ट्रक्चर इसकी बना दी है तो हमें अब डाइपोल्स शो करने होंगे। तो डाइपोल की डायरेक्शन जैसा कि हम सब लोगों को याद है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो इस बॉन्ड की डाइपोल नाइट्रोजन की तरफ। सिमिलरली इस बॉन्ड की डाइपोल भी नाइट्रोजन की तरफ और भैया इस वाले बॉन्ड की भी डाइपोल नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, जैसा कि आपको पहले भी ये चीज बताई हुई थी कि जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसका डाइपोल आपका ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, सो अब देख सकते हैं इन तीनों के डाइपोल की डायरेक्शन ऊपर की, मतलब कहीं ना कहीं ये एक ही साइड की तरफ जा रहे हैं। तो इन तीनों का जब वेक्टर सम किया जाएगा तो वो डाइपोल भी ऊपर की तरफ आएगा। यानी कि ये जो डाइपोल है ये हमारा N और H बॉन्ड का डाइपोल है, जो कि इन तीनों के वेक्टर का सम है। और जो ये छोटा डाइपोल मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये ऑर्बिटल डाइपोल है, ऑर्बिटल का डाइपोल है। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि एक ही साइड है तो नेट कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच एडिशन होगा और हमारे पास जो डाइपोल आएगा वो नॉन इक्वल टू जीरो आएगा। क्या आएगा? नॉन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हमारा पहला मॉलिक्यूल कैसा हुआ? पोलर। ठीक है, तो हमारा पहला मॉलिक्यूल कैसा हुआ? पोलर। ठीक है, इस बात को क्लियर करें और बहुत अच्छे से समझें, ये हुआ पोलर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे और आप डाइपोल के अकॉर्डिंगली, डाइपोल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको समझा सकते हैं। ठीक है, सो पहला एग्जांपल क्लियर हुआ। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया, मतलब फर्स्ट पार्ट हुआ। बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, तो स्टार्ट करें, सेकंड की बात करते हैं। तो भाई जब बात करने वाले हैं सेकंड की, यानी कि बी पार्ट यानी वाटर की, सो वाटर मॉलिक्यूल में जो H2O है ये हमारा सेंट्रल एटम है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो सेंट्रल एटम क्या हुआ? ऑक्सीजन। इसके अलावा हमारे पास ऐसे 4 फॉर्मेट होंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन होगा क्या, हम लोग इसको नॉर्मली किस तरीके से दिखा सकते हैं? इसके 2 लोन पेयर के साथ और 2 बॉन्ड पेयर के। सपोज मैंने ये 2 हाइड्रोजन यहां दिखाए हुए हैं और इसके 2 लोन पेयर, एक यहां पे और एक यहां पे। आपको प्रॉपर वैसे स्ट्रक्चर बनानी आती है, बट फिर भी आपको रिजल्टेंट डाइपोल दिखाने के लिए इस मैनर में शो कर देते हैं। इस बॉन्ड का डाइपोल ऑक्सीजन की तरफ,
इस बॉन्ड का डाइपोल ऑक्सीजन की तरफ, इन दोनों डाइपोल्स का जो सम आएगा वो कहां होगा, इन दोनों का ऊपर की तरफ। साथ ही साथ ये डाइपोल और इस तरीके से ये वाला डाइपोल, कहीं ना कहीं कोई भी डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो इसका होने वाला है वो भी आपका कुछ ना कुछ वैल्यू कैरी जरूर करता है। और ये मॉलिक्यूल भी कैसा हुआ, किस तरीके का हुआ, यस ऑफ कोर्स कैसा हुआ, पोलर। ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी कैसा हुआ, पोलर। अभी हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। अभी हम कंपैरिजन नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा और किसका कम, वो इस क्वेश्चन के बाद कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले XeF2 की। तो जो XeF2 है, ठीक है, होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा, जो XeF2 है यानी कि सी पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो XeF2, तो इसमें जेनॉन डाइफ्लोराइड, ये जो आपका जेनॉन होता है ये आपका sp3d हाइब्रिड स्टेट में होता है। किसमें होता है, sp3d हाइब्रिड स्टेट। तो लॉजिकली देखा जाए तो इस पूरे मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर रहने वाली है वो होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये होती है। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में किस तरीके का फॉर्मेट होता है भाई, फॉर्मेट का मतलब कैसे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट किया जाता है, कुछ इस तरीके से, एक्सियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल, कुछ इस तरीके से, एक तीन तो एक ही प्लेन में और ऊपर और नीचे, अबव और बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, दो ही बॉन्ड पेयर हैं तो बाकी तीन जगहों पे क्या होगा, लोन पेयर। 5 साइड है ना, तो 2 जगह बॉन्ड पेयर, और आपको बताया गया होगा कि जब बॉन्ड पेयर रखते हैं तो वो ऊपर और नीचे होंगे, और जो लोन पेयर होंगे वो कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल प्लेन पे इस तरीके से रखे जाते हैं। तो इस हिसाब से जो शेप आएगी इस मॉलिक्यूल की वो होगी लीनियर। क्या होगी बच्चों, जो शेप आएगी वो होगी लीनियर। तो अब यहां पे देखा जाए, यानी कि इस स्ट्रक्चर को देखें तो डाइपोल अगर निकालें तो देखो इस बॉन्ड की डाइपोल फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि जेनॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस बॉन्ड की डाइपोल किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, अच्छा ये जो 3 यहाँ पे ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल का डाइपोल तो उसी की डायरेक्शन में होगा, मतलब इस ऑर्बिटल का डाइपोल इसकी तरफ, इसका इस तरफ होगा। तो मैं अगर इनको शो करूं तो इस तरीके से इनको दिखा देता हूं। ये लीजिए, देखिए ये मैंने जो डाइपोल शो किए हैं ये हमारे किसके हैं, ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो Xe और F का बॉन्ड का डाइपोल है और जो नीचे वाला ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, है ना, पूरी तरीके से कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरी तरीके से कैंसिल कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है। अब आप यहां पे देखें तो इनके बीच 120 का एंगल होगा, क्योंकि ये एक प्लेन पे है ना। ये देखो मैं प्लेन ड्रॉ कर देता हूं, इनके बीच ये और ये एक प्लेन है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेन। तो इसका वेक्टर सम, इसका और इसका वेक्टर सम कहां आएगा, इन दोनों, मतलब इन दोनों डाइपोल्स का सम ये होगा। तो ये जो आपका रिजल्टेंट डाइपोल है इन दोनों का, और वो उस डाइपोल के क्या है, टोटल अपोजिट है ना। तो इन दोनों का वेक्टर सम आपका ये रहेगा, और इसके मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम होगी, जबकि डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट। तो इस हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि इस केस में जो नेट डाइपोल मोमेंट रहने वाला है वो होगा 0, पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। तो इस वजह से हम इस वाले मॉलिक्यूल को कहेंगे नॉन पोलर। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, नॉन पोलर। तो होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं XeF4 की तरफ। ठीक है, नोट कर लें बहुत अच्छे से। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, XeF2 हो गया, अब हम किसकी तरफ चलते हैं, XeF4 की तरफ। ठीक है, सो चलिए यहां से इस चीज को हटा देते हैं। अपनी एग्जाम्पल भी कर लिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल XeF4। तो देखो भाई XeF4 की अगर बात करें तो जेनॉन इस वाले XeF4 में जेनॉन sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जब हाइब्रिडाइजेशन ये होती है तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो होती है ऑक्टाहेड्रल, है ना। क्या होती है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। तो अरेंजमेंट दिखाते हैं भाई। ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट जो होता है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। स्क्वायर प्लेन टाइप होता है, फिर अबव द प्लेन एक बॉन्ड होता है और एक बिलो द बॉन्ड, बिलो द प्लेन। अब इसमें देखो फ्लोरीन कितना है, 4, लेकिन बॉन्डिंग की जो पोजीशंस हैं वो कितनी है, आपकी 6। तो इसमें क्या करना होता है, आप किन्हीं 2 पोजीशन पे लोन पेयर रखेंगे और किन्हीं 4 पोजीशन पे बॉन्ड पेयर। तो आप क्या करते हैं, आप इसको बहुत सही सिमेट्रिकल शो करने के लिए वैसे तो सिंपल
ज्योमेट्री दिखाने के लिए आप इस तरीके से इसको प्लेस कर देते हैं, है ना। तो ये ऐसे रहने वाला है आपका। तो इस वाले केस में अगर देखा जाए डाइपोल की वैल्यूज कहाँ, मतलब डायरेक्शन क्या रहेगी, ये बिल्कुल ठीक, ये और ये इस तरीके से। अब ऊपर वाला जो आपका ये रहने वाला है, क्या नाम है इसका, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का डाइपोल ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, इसका भी डाइपोल इसकी तरफ ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये डाइपोल इसको टोटल कैंसिल कर रहा है, ये डाइपोल टोटली इक्वल एंड अपोजिट है, ये भी इक्वल एंड अपोजिट है। तो स्ट्रक्चर को देखते हुए हम क्लेरिफाई कर देते हैं कि सर ये वाला भी एग्जांपल हमारा जो है वो कहीं ना कहीं कैसा रहने वाला है, नॉन पोलर। कैसा रहने वाला है, नॉन पोलर। अच्छे से ड्रॉ कर ले और बहुत अच्छे से समझें। अच्छा, साथ ही साथ हम नेक्स्ट पार्ट भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो XeOF4 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, XeOF4। अब यहां पे बच्चों जो ज़ेनॉन होता है ये भी sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कहीं ना कहीं जो ज्योमेट्री बनने वाली है इस मॉलिक्यूल की वो रहेगी ऑक्टाहेड्रल। वो भी क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। तो जब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट बनेगा जैसा कि हमने इस वाले स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है, तो फिर से वैसे ही फॉर्मेट बना देते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन इस बार 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, मतलब 5 पोजीशंस ऑक्यूपाइड होंगी, कोई एक पोजीशन जो है वहां पे बॉन्ड पेयर नहीं होगा। तो आप क्या करो, आप इस तरीके से फ्लोरीन अटैच कर दो और एक साइड आपका ऑक्सीजन अटैच कर दो और एक साइड जो है आपका बचा है वहां पे लोन पेयर अटैच कर दो। इस केस में क्या होगा कि जो आपके पास स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है ये स्क्वायर पिरामिडल आएगा। जैसे पहले वाले केस में एक ही प्लेन पे सारे बॉन्ड थे ना, तो इसको स्क्वायर प्लेनर शेप का कहा जाता है। तो सारे बॉन्ड कैंसिल कर, मतलब सारे डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या इस मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं कुछ डाइपोल मोमेंट हो रहने वाला है। सो देखो, फ्लोरीन की तरफ रहेगा ये डाइपोल, इस बॉन्ड का डाइपोल भी फ्लोरीन की तरफ रहेगा, इस बॉन्ड का डाइपोल भी फ्लोरीन की तरफ रहेगा और इसका भी। ऐसे ही ज़ेनॉन और ऑक्सीजन के लिए अगर देखा जाए तो इसका डाइपोल ऑक्सीजन की तरफ जाएगा और यहां पे देखा जाए अगर तो ऑर्बिटल डाइपोल नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ऑर्बिटल डाइपोल क्या आएगा, नीचे की तरफ। तो यहां पे आप चेक कीजिए कि क्या रिजल्टेंट डाइपोल है। तो ये वाला डाइपोल इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला डाइपोल उसे कैंसिल कर रहा है, मतलब सारे फ्लोरीन के डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, मतलब फ्लोरीन और ज़ेनॉन के बॉन्ड के। लेकिन ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन का डाइपोल और यहाँ पे ऑर्बिटल डाइपोल देख पा रहे हैं आप, इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है। अपोजिट तो है, अपोजिट रहने वाले हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस बेसिस में हम ये कह सकते हैं कि सर इस मॉलिक्यूल के अंदर सारा का सारा डाइपोल कैंसिल नहीं हुआ है और कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डाइपोल इसमें जरूर होगा, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहने वाले हैं, पोलर। क्या कहने वाले हैं बच्चों, पोलर। ये रहेगा पोलर मॉलिक्यूल, है ना। सो ज्योमेट्री को समझते हुए हम इस तरीके से एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। होप कि आपने यहां तक सभी एग्जाम्पल देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर ले, मूव करते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ, सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। तो ये हिस्सा मैं हटा देता हूं और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड यानी जो F पार्ट है उसको देखो। इस वाले पार्ट को देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड में ये सल्फर की जो हाइब्रिड स्टेट होती है ये sp2 होती है। क्या होती है, sp2। अब sp2 जब होती है तो ज्योमेट्री कैसी बनती है, कैसी बनती है, याद करो, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब सल्फर के चारों तरफ का जो फॉर्मेट रहेगा वो ऐसा रहने वाला। लेकिन दो ही जगह पे है ऑक्सीजन, मतलब दो ही बॉन्ड पे रहने वाले, तो एक ऑक्सीजन यहां लगाओगे, एक ऑक्सीजन, वो भी कैसा होगा, ये बाइवेलेंट है तो इस तरीके से लगाओगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली पोजीशन है उसमें रहने वाला है लोन पेयर, है ना, उसमें रहने वाला है लोन पेयर। तो आप बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हो कि सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर कह रहा हूं, जो बॉन्ड का डाइपोल है वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिलेटिव टू सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इस वाले बॉन्ड का डाइपोल भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की तरफ होगा। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट, ये μ1 पहला डाइपोल, ये दूसरा, तो दोनों का डाइपोल का जो वेक्टर सम है वो नीचे की तरफ रिजल्टेंट, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आएगी। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका
ऑर्बिटल डाइपोल है। कौन सा डाइपोल? ऑर्बिटल डाइपोल, वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो फिर से अपोजिट है बट वैल्यू सेम नहीं होगी। ऑर्बिटल डाइपोल और S और O बॉन्ड का वेक्टर एडिशन जो है वो सेम नहीं होगा, तो मतलब रिजल्टेंट डाइपोल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होगा। इट हैज सम वैल्यू बट ये टोटल जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं फिर इसका एग्जांपल जो हुआ था तो इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है? पोलर। ये एग्जांपल भी पूरा हुआ। होप कि सभी बच्चों ने ये एग्जाम्पल को भी अच्छे से सीखा होगा। अब बात करते हैं ये कार्बोकेटायन CH3+ मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। सो ये मिथाइल कार्बोकेटायन का एक एग्जाम्पल दें। सो इसमें देखो जो CH3+ में जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन, सेंट्रल एटम है वो कार्बन। इसका भी जो हाइब्रिड स्टेट है वो sp2 है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कैसे sp2। वो आपने ट्रिक सीखी होगी ना, जिसमें जितनी भी स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ उसी के बेसिस पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे x नंबर निकालते हैं तो हाफ लगाते हैं कार्बन आपका। सो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, प्लस किया जाता है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 3 है, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस किया जाता है, याद है ना, उतना ही नंबर माइनस करते हैं। तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा 6, और 6/2 इसका मतलब 3। तो जब x की वैल्यू 3 आती है तो आपको याद है हाइब्रिड स्टेट कितनी होती है? sp2, है ना। तो इस तरीके से सभी केसेस में आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, तो ये वाला केस जो हुआ वो सेम ज्योमेट्री का होगा, तो इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी वो भी इस फॉर्मेट में होगी। तो अब 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, तो 3 के 3 अवेलेबल हैं, तो सब में क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओवरऑल इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड के जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो आपको पता है किस साइड होती है? बिल्कुल, कार्बन रिलेटिवली जो है ना हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे? डाइपोल कार्बन की तरफ दिखाएंगे। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम होने वाला, ध्यान से देखो, इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो कहाँ होगा? वो इस तरीके से होगा। देखो ध्यान से, इसका और इसका यहाँ ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ऑफ कोर्स ये और ये, इसका वेक्टर सम यहाँ जाएगा, है ना, कि यहाँ नहीं दिखाने की बजाय ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये और ये देखिए, ये वेक्टर सम CH बॉन्ड का है और ये CH बॉन्ड का जो आपका डाइपोल है वो नीचे की तरफ, दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट अलाइंड है, यानी अपोजिटली अलाइंड है। तो नेट डाइपोल क्या रहने वाला है? 0। क्या रहने वाला है? 0। तो ये जो चीज है आपकी, जो CH3+ जो कार्बोकेटायन है, ये हुआ आपका नॉन पोलर। कैसा हुआ? नॉन पोलर, ठीक है। तो फटाफट इसे भी खत्म कीजिए, हटाइए जल्दी से, फिर मैं आगे सिखाता हूं। HCF5+, देखते हैं क्या ये पोलर है या नॉन पोलर। फिर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है इनकी पोलैरिटी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे, कंपैरिजन, ठीक है। और फिर कुछ बढ़िया PYQs लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको डाइपोल मोमेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखें, H। भाई इस H एग्जाम्पल को देखा जाए तो XeF5+, ठीक है। फिर से उस ट्रिक को एक बार चेक कर लेते हैं और देखें क्या हम लोग इसकी ज्योमेट्री का सही पता लगा सकते हैं। तो जेनॉन एक नोबल गैस है, आपको पता है। इसके अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 मोनोवैलेंट, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए 6 आएगा, चेक कीजिए, है ना। ये देखिए यहाँ पे आपका कितना आएगा? 6, 12 और ये हाफ हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 6 आती है तो आपको याद है इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या रहेगी? बताओ इसकी हाइब्रिड स्टेट। यस ऑफ कोर्स, क्या होगी? sp3d2, यही होगी। अब जब sp3d2 है तो आपको पता है इसकी ज्योमेट्री क्या बनने वाली? ऑक्टाहेड्रल। तो कहीं ना कहीं डाइपोल, अगर आप मतलब नेट डाइपोल मोमेंट का पता लगाना चाहते हो, पोलर नॉन पोलर, तो उसके लिए ये जरूर आना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। सही स्ट्रक्चर ही आपको बताएगी कि आप डाइपोल की वैल्यू ठीक से निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो Xe सेंट्रल एटम में होगा और बाकी के एटम इस तरीके से, मतलब इस फॉर्मेट में अलाइंड होंगे। लेकिन 5 बॉन्ड पेयर हैं तो किसी एक जगह पे क्या रहने वाला है? लोन पेयर। तो मैं यहाँ पे सभी जगहों पे प्लेस कर देता हूं आपका फ्लोरीन, और एक साइड नीचे की तरफ रखने वाला हूं लोन पेयर, ठीक है। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है, वो मैंने ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया। अब जरा चेक कीजिए, अब आप देखते ही आपको पता लग रहा होगा, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। ये डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये वाला डाइपोल और ये डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, अपोजिट है बट नॉट इक्वल। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी कहीं ना कहीं पोलैरिटी रहने वाली है, ठीक है। सो ये आपका है पोलर।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े जो इसी के जैसा लग रहा है आपका। आइए थे एग्जाम्पल देखते हैं, XeF3 और ऊपर है प्लस चार्ज। तो इसके लिए अगर हम देखें और ध्यान से चेक करें तो इसका x नंबर निकालें, हाफ x नंबर क्या रहने वाला है 8 प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। तो कितना रहने वाला है, यस ये आपका हाफ हो जाएगा, 10 का हाफ हो जाएगा तो 5। चेक करें एक बार, ठीक है। सो अगर x की वैल्यू 5 रहती है तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, sp3d, याद है ना sp3d, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के साथ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि फिर से हम वही अलाइनमेंट बनाएंगे, वही फॉर्मेट बनाएंगे जो हमने प्रीवियस अभी इस केस में बनाया था। कौन सा था, ये वाला केस था, ठीक है। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा कोशिश करनी है कि सारे बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर ऊपर और नीचे एक्सियल पे रखें, इक्वेटोरियल पे फिर उसके बाद रखना चालू करें। यानी ये सीधा अगर कहें तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे ही होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक फ्लोरीन रख रहा हूँ, बाकी के लोन पेयर एक यहाँ पे, मतलब जो भी 2 लोन पेयर है ना तो एक यहाँ पे रख रहा हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, प्लस चार्ज। तो इस तरीके से समझाते हैं। अगर ये अलाइनमेंट है तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल निकालते हैं, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं। तो इस बॉन्ड की नेट डाइपोल मोमेंट मतलब ऊपर की तरफ रहेगी, इसकी नीचे की तरफ, इस बॉन्ड की भी ऊपर की तरफ, ये आपका इधर और ये आपका इधर रहने वाला है। तो चेक करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये दोनों एकदम 180 डिग्री पे अलाइंड है और इक्वल एंड अपोजिट है, हालांकि ये स्ट्रक्चर थोड़ी बेंड होती है, आपने पढ़ा होगा लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से। अगर इसको हम हटा भी देते हैं, ऑल इन ऑल की मान लेते हैं ये कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे इन दोनों का वेक्टर एडिशन, इन दोनों डाइपोल्स का जो ऑर्बिटल वाले हैं वो इस साइड होगा, ठीक है। इस साइड होगा इन दोनों का वेक्टर सम, जो कि ये और वो आपस में ऑपोजिट अलाइंड तो है लेकिन वैल्यू सेम नहीं रहने वाली है। मतलब इसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल जरूर होगा। मतलब अगर कहा जाए तो इस मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी होगी, मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर, ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए मूव करते हैं CH3 माइनस की तरफ। तो CH3 माइनस, ठीक है, जल्दी से आप इतना नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। बस थोड़े से रह गए, फिर अगले सवाल भी तो हैं, मजा आएगा आपको, देखो इतनी सारी चीजें सीख करके। चलो फिर ये वाला हिस्सा हटा देता हूं और आपने ये भी नोट कर लिया होगा, तो इस हिस्से को भी हटाते हैं। J पार्ट की तरफ चलते हैं। तो भाई J पार्ट में देखें तो CH3 माइनस है, मिथाइल कार्बोएनाइन है। तो भाई फिर से अगर आपको डायरेक्ट ज्योमेट्री नहीं पता तो हमेशा ट्रिक का यूज कर लें, ठीक है। सो इस हिसाब से कार्बन कितना है 4 + 3 और -1 है तो +1, तो ये आपका 8 और ये आपका कितना हो जाएगा 4। मतलब इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट है sp3। क्लियर है बच्चों। तो अब क्या है, जब sp3 हाइब्रिड स्टेट होती है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेट बना दिया। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, लेकिन किसी 3 जगहों पे ही, मतलब कोई 3 जगहों पे तो हाइड्रोजन होगा और किसी एक जगह पे क्या रहने वाला है भाई, यस लोन पेयर। तो अब डाइपोल चेक कर लो फटाफट कि क्या इसमें कोई नेट डाइपोल मूवमेंट रहने वाला है या नहीं। कार्बन हाइड्रोजन के लिए कार्बन की तरफ, ये लीजिए कार्बन की तरफ सभी बॉन्ड्स, मतलब डाइपोल। अब इन तीनों का वेक्टर सम कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। हालांकि आपका जो लोन पेयर है उसका भी ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं इसमें देखो एक दूसरे के मतलब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो एडिटिव नेचर शो करेंगे, और इसका डाइपोल मूवमेंट भी कहीं ना कहीं नॉन जीरो होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये आपका क्या हुआ, पोलर। कैसा हुआ, पोलर। अब ये सारे एग्जाम्पल तो क्लियर हैं, लेकिन अब जो अगला एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है सिस ब्यूट 2इन, अगला लिखा है ट्रांस ब्यूट 2इन। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये देखूं तो ये एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनिक अभी नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन आप समझे, मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा, सिस और ट्रांस दोनों को, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को लिख लिया, तो मैं सिस और ट्रांस की बात करने वाला हूं। एक्चुअली होता क्या है कि जो ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं सिस और ट्रांस, ये दोनों ही एक टाइप के आइसोमर होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं, ठीक है।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैं ये दो एग्जांपल आपको क्लियर करता हूँ, फिर साथ ही साथ इनके दो एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं, और चेक करते हैं किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं और इनका डाइपोल कैसा कुछ होने वाला, मतलब ये पोलर है या नॉन पोलर। देखिए सबसे पहले ब्यूट टू इन की बात करता हूं। ब्यूट का मतलब होता है ये 4 कार्बन की चेन है और दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, और बाकी आप नॉर्मल बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन, ये आपका ब्यूट टू इन। अब ये जो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनी है ब्यूटीन की, ब्यूटुइन की, इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 2 तरीके कैसे हैं जरा देखो। होता क्या है कि इसके 2 स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखना, एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है जो मैं इधर दिखा रहा हूं। ये देखो, ये 2 कार्बन है ना जो डबली बॉन्डेड है, ये रहे 2 डबली बॉन्डेड कार्बन यहां दिखा रखे। अब इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन और इसी कार्बन से एक ये CH3 ग्रुप है। तो मैंने, क्योंकि आपको पता है ना डबली बॉन्डेड कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो 120 एंगल अपार्ट होते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है ना, जैसे ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे करके दिखाते हैं, तो वो फॉर्मेट बनाना है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये, जिसमें एक जैसे ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप देखिए एक साइड है, सेम ग्रुप देखो एक साइड है, और एक ये वाली स्ट्रक्चर, एक ये वाली स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, जिसमें सेम ग्रुप हम लोग क्या करने वाले हैं, अपोजिट साइड। सेम ग्रुप क्या करने वाले हैं, अपोजिट साइड। अब इनमें से कोई एक ट्रांस कहलाती है और इनमें से कोई एक सिस कहलाती है। हालांकि दोनों ही देखिए, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये कि जो ग्रुप जो है इसमें देखो डबल बॉन्ड के एक साइड आ रहे हैं, एक साइड आ रहे हैं, एक जैसे ग्रुप, और जबकि इसमें देखो अपोजिट है, अपोजिट अलाइंड है। हाँ जी, तो इसमें अगर बताया जाए तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये है सिज, इसको बोलते हैं सिज आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर हुआ, सिज, सिज ब्यूटुइन। ये ब्यूट मतलब ब्यूटुइन है। अब इसी ब्यूटुइन का हमने 2 तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं मार्कर जरा बदल देता हूं, ठीक है। तो हुआ ये, और जबकि यहां जो अपोजिट है ये है हमारा ट्रांस आइसोमर। कौन सा आइसोमर है, ट्रांस। तो फिर से ध्यान रखना, सिज मतलब सेम साइड, ठीक है। मैं बता देता हूं यहाँ पे सेम साइड, जो ग्रुप जो सेम साइड होते हैं वो सिज आइसोमर के होते हैं, और जो ट्रांस हैं वो अपोजिट साइड। कौन सा साइड, अपोजिट साइड। सेम ग्रुप अपोजिट साइड अलाइंड होता है, अरेंज्ड होता है। अब सवाल ये है कि ये इंफॉर्मेशन तो ऑर्गेनिक में आपको मिल जाएगी, ठीक है, और मैंने भी आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब ये है कि इनमें डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा पोलर और कौन सा नॉन पोलर रहने वाला है, ठीक है। तो जरा देखते हैं। देखो होता है ये कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन में, ठीक है, अगर देखा जाए तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अब इस बॉन्ड की डाइपोल कहां होगी, तो मैं आपको क्लियर करूं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि sp2 और sp3, ये इसमें देखा जाए तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% इसमें होता है, इसमें आपका 33% होता है, और इसमें आपका 25%। एस ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। लेकिन इस फैक्ट से फर्क ये पड़ता है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है ना, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू अदर, ठीक है। सो यहां पे देखा जाए कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पता कौन है, ये वाला कार्बन। तो डाइपोल रहेगी उस कार्बन की तरफ जो ज्यादा कैसा है, जो ज्यादा आपका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। जब दोनों इधर जा रहे हैं तो इनका वेक्टर सम किसी ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऊपर की तरफ होगा, और ये वाला इधर आ रहा है, ये तो इसका वेक्टर सम नीचे की तरफ होगा। जरा फिर से देखो एक बार, ये वाला जो डाइपोल है और ये वाला जो डाइपोल, इन दोनों का वेक्टर सम ऊपर की तरफ, और ये नीचे आ रहा है, ये नीचे, इन दोनों का वेक्टर सम नीचे। लेकिन CH बॉन्ड का जो डाइपोल है वो कम मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है। जबकि C का जो डाइपोल होगा उसको थोड़ा लेंदी दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या होगा कि ये डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। मतलब ये कहिए कि इस वाले केस में वैसे बहुत फर्क नहीं होता है, ठीक है, डाइपोल में ज्यादा फर्क नहीं हो, बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे डाइपोल कैंसिल नहीं करेगा, इसलिए नॉन इक्वल टू जीरो। बेशक थोड़ी सी वैल्यू हो, ठीक है, कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं डाइपोल रिजल्टेंट रहेगा और ये कैसा होगा, पोलर। कैसा रहेगा, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। जबकि वहां वाले में देखें तो चेक करें कि वो पोलर है या नॉन पोलर। तो देखो इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल उधर, एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल करेगा। ये देखिए डाइपोल इधर और इसका डाइपोल इधर, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि नेट डाइपोल जो है आपका क्या रहने वाला है इस केस में, जीरो, यानी कि कैंसिल होगा पूरी तरीके से। तो ये वाला आपका होगा नॉन पोलर। तो जल्दी से ये सारी बातें जो भी आपने यहां से सीखी हैं फटाफट नोट कर लें, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर से रिलेटेड। फिर देखिए आगे चलते हैं और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ बच्चों, तो आपने ये वाला नोट कर लिया। तो देखो इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देता हूँ, इसी सिस और ट्रांस को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने के लिए। दूसरा एग्जांपल इसका हम लोग ले लेते हैं इसी में, फिर अगले एग्जांपल बाद में करेंगे, पहले इसी चीज़ को और अच्छे से समझा देते हैं। एक और एग्जांपल है 2,3 डाइक्लोरो इथीन। अब ये 2,3 डाइक्लोरो इथीन क्या, जरा देखो, जैसे इथीन के लिए 2 कार्बन का ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं ना, तो एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, और बाकी का आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से CH और CH लगा है। मतलब ये मान लीजिए इथीन आपको आता है ना बनाना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक एक हाइड्रोजन हटा के हमने उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया। तो नॉर्मली ये भी 2 स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है, बिल्कुल जैसे अभी आइसोमर आपको बताया था ना सिस और ट्रांस, तो ये 2 फॉर्मेट में ये भी होने वाला है। आप एक तरफ सिस बना सकते हैं, जैसे दोनों क्लोरीन एक तरफ और दोनों हाइड्रोजन, तो ये आपका सिस फॉर्म हो गया। ये सिस फॉर्म इस कंपाउंड की है जो ऊपर कंपाउंड लिखा है ना। और ऐसे ही यहाँ पे भी अगर हम कुछ रिप्रेजेंटेशन करें लेकिन अपोजिट साइड, कैसे, अपोजिट साइड, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो उस कंपाउंड का ट्रांसफॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या हम कर सकते हैं, अब यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन देखेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा पोलर और कौन सा नॉन पोलर। तो जरा इस चीज को देखें, इसका डाइपोल इधर, इस बॉन्ड का डाइपोल इधर, ठीक है। अब वापस देखो, इस बॉन्ड का डाइपोल इस साइड और इसका इस साइड, जो कि पिछले जैसा ही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वेक्टर सम इसका नीचे और इसका ऊपर की तरफ होगा, जो कि टोटल कैंसिल नहीं करेगा एक दूसरे को, और नॉन इक्वल टू जीरो होने वाला है, यानी किसी फिर से क्या हुआ है, पोलर, ठीक है। अब वहाँ पे ट्रांस वाले केस में देखें तो इसका डाइपोल इस साइड और इसका उधर, मतलब इक्वल एंड अपोजिट जाएगा। सेम फॉर इसके लिए आपका ये भी इक्वल एंड अपोजिट जाएगा। मतलब ट्रांसफॉर्म जो है वो इस वाले केस में भी कैसे आई है, नॉन पोलर आई है। कैसे आई है, नॉन पोलर रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंक्लूजन डेवलप सा हो रहा है कि क्या ट्रांस हमेशा नॉन पोलर होता है, हमेशा इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट जो म्यू नेट टोटल वैल्यू है वो जीरो ही आती है। तो भाई ऐसे केसेस में जब जो कार्बन एटम है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, उनमें सेम ग्रुप होता है, तो ऐसे केसेस में ट्रांस हमेशा जो है किस तरीके से आएगा, कैसा आएगा, नॉन पोलर, इन नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। मतलब दोनों कार्बन पे सेम टाइप के ग्रुप अरेंज्ड हैं। अगर मतलब जैसे एक हाइड्रोजन उधर भी, एक क्लोरीन था, एक क्लोरीन उधर भी था, तो ऐसे केसेस में ये जनरेट होगा इस टाइप का। लेकिन अगर मान लिया जाए, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लें, इस एग्जांपल को खत्म कर लिया, अब हम इसमें एक और चीज बता देते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे क्लोरीन की जगह, इस जगह पे एक ब्रोमीन था, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या था, ब्रोमीन था, ठीक है, या कोई भी दूसरा कोई ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप कॉमन है बट दूसरा वाला ग्रुप कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में इस वाले पे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा रहा हूँ और इस साइड भी ब्रोमीन लगा रहा हूँ, अगले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इस वाले में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि रिजल्टेंट अभी भी कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि इसका होगा, सिस का होगा।
साथ ही साथ इसमें अब नेट कैंसिलेशन नहीं होगा, ये इसको कैंसिल करेगा, लेकिन ये डाइपोल और ये डाइपोल अपोजिट तो है बट सेम वैल्यू के साथ नहीं है, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है। तो अब ऐसे केस में इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये भी आपका क्या कहलाएगा, पोलर। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी ट्रांस, ये भी ट्रांस की कैटेगरी में जाएगा। एक मिनट सोचना जरा आराम से, कोई एक ग्रुप भी अगर कॉमन है तो हम उसके थ्रू सिस बोल सकते हैं। तुम कहोगे सर ये दो तो एक साइड है, बट ये एक साइड एक जैसे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सिस और ट्रांस बताने के लिए अगर एक ग्रुप कॉमन है ना तो काफी है। ठीक है, दोनों कार्बन पे एटलीस्ट एक ग्रुप का कॉमन होना जरूरी है, जिसको हम सेम साइड रख सकें और जिसको हम अपोजिट साइड रख सकें। तो ये सिस और ट्रांस किसके बेसिस पे हैं, हाइड्रोजन की प्लेसमेंट के बेसिस पे। क्लियर ये बात, तो है अभी भी वो ट्रांस, तो उस ट्रांस की जो वैल्यू है वो नॉन इक्वल टू 0 है, यानी कि डाइपोल मोमेंट 0 नहीं, मतलब वो पोलर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रांस हमेशा नॉन पोलर होगा और उसकी नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहने वाली है, 0। तो इस एग्जांपल से ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। और अब आपने ये दोनों पार्ट्स तो पहले ही सीख लिए थे, लिख भी लिए होंगे। अब हम चलते हैं, ये जो आपको कुछ स्ट्रक्चर से बने हुए जो बेंजीन के ऊपर ये जो क्लोरीन वगैरह लगा हुआ है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ की क्या कुछ वेरिएशन हो सकती हैं। ठीक है, तो अब मैं ये पूरा साफ करता हूँ बोर्ड और आपको ये 3 टाइटल मतलब 3 पार्ट सिखाता हूँ, क्योंकि आपने अब तक बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीख लिया होगा, है ना। तो ये हिस्सा मैं हटा देता हूँ और इन 3 की बात करते हैं, क्या ये पोलर हैं या ये नॉन पोलर हैं, या किस तरीके से इनको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए ये वाला जो एग्जाम्पल है आपका, तो इस एग्जाम्पल में ये तो बेंजीन न्यूक्लियस है, बेंजीन का न्यूक्लियस मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, वो भी बॉन्ड लाइन वाला। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसमें ये जो 2 क्लोरीन, एक्चुअली अगर मैं आपको क्लियर करूं एक छोटी सी चीज, अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी ऑर्गेनिक बाकी है आपकी, तो यहाँ पे कोई ग्रुप अगर लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा है, तो उसकी जो ये वाली पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है उसके रेफरेंस में। ठीक है, और ये पोजीशन उसकी मेटा पोजीशन कहलाती है और ये वाली पोजीशन उसकी पैरा पोजीशन। साथ ही साथ ये पोजीशन जो इधर से देखेंगे 3rd नंबर वाली ये मेटा होगी, और उधर से जो सेम है वो आपकी मतलब जो नेबरिंग पोजीशन है वो अभी भी ऑर्थो ही होगी। तो ये वाला जो यहाँ पे बेंजीन का जो कंपाउंड है ये डाइक्लोरो डेरिवेटिव है, बेंजीन का डाइक्लोरो डेरिवेटिव मतलब 2 क्लोरीन, ये क्लोरीन एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन, मतलब अगर इसको रेफरेंस मानो तो ये ऑर्थो पे है और इसको रेफरेंस मानो तो ये मेटा पे है, और ये वाला पैरा डेरिवेटिव। ऑर्थो डेरिवेटिव मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मेटा, और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो हमें देखना है कि कौन सा इनमें पोलर है और कौन सा नॉन पोलर। ठीक है, तो चेक करते हैं, डाइपोल की डायरेक्शन देखते हैं। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो इस बॉन्ड की, यहाँ कार्बन होता है, कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड की डायरेक्शन है मतलब डाइपोल वो क्लोरीन की तरफ होगी। ऐसे ही बिल्कुल इसकी भी बॉन्ड की यानी कि जो डाइपोल होगी वो क्लोरीन की तरफ होगी। अब सवाल ये उठता है कि इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, क्या वो कैंसिल होगा या फिर वो नेट वैल्यू कहीं ना कहीं शो करेगा। तो बिल्कुल अगर मैं इसके डाइपोल को आगे तरह ऐसे करके एक्सटेंड करूं तो आप देख पाएंगे, ठीक है, आप देख पाएंगे कि इन दोनों का वेक्टर सम कहाँ आने वाला है, इधर की तरह। थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी बड़ी सी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि वेक्टर सम थोड़ा सा अलग नजर आए। इन दोनों का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में जाने वाला, मतलब इट हैज सम वैल्यू ऑफ डाइपोल। तो म्यू नेट यानी कि टोटल डाइपोल मोमेंट, जो आपका टोटल डाइपोल मोमेंट वो नॉन इक्वल टू 0 आएगा, ये 0 नहीं आएगा, ये नॉन इक्वल टू 0 आएगा। तो मतलब ये आपका क्या हुआ, पोलर। ठीक है, क्या हुआ, पोलर। अच्छे से लॉक कर लो इस एग्जाम्पल को, ये वाला कैसा हुआ, पोलर। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल में वो वैसे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सीखिए, ये रहा और एक ये रहा क्लोरीन। अब इनके वेक्टर सम इनके डाइपोल की डायरेक्शन दिखाते हैं जो कि किसकी तरफ होगी, क्लोरीन की तरफ। ये रही और ये रही। तो फिर से अगर देखें इनको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल बनने वाला है ना। तो इन दोनों का वेक्टर सम भी किसी ना किसी सूटेबल डायरेक्शन में जरूर होगा, जो कि हम इस तरीके से इसकी डायरेक्शन शो कर देते हैं। एक उधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है। ठीक है, हालांकि अगर कंपैरिजन करेंगे ना तो आप समझ चुके होंगे कि उसका ज्यादा डाइपोल होगा, इसका कम। भाई जैसे जैसे डाइपोल के बीच गैप बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, डाइपोल
की वैल्यू घटती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर सम ज़्यादा आएगा, फिर इसमें आएगा, यानी कि रहेगा तो इसमें भी नॉन इक्वल टू जीरो। ठीक है, कैसा रहेगा, नॉन इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या रहेगा, पोलर। ठीक है, कैसा रहेगा, पोलर। क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट वाला आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि सर लास्ट वाले केस में डाइपोल एक दूसरे को टोटल कैंसिल करने वाला है। क्या करने वाला है, टोटल कैंसिल करने वाला है। कैसे भाई, कैसे, तो ये रहा आपका ऊपर और ये रहा इसका नीचे, तो नेट डाइपोल जो रहेगा वो जीरो, मतलब ये है आपका नॉन पोलर। क्लियर। अगर आप इन तीनों को ही कंपेयर करें, अगर इन तीनों एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे तो जो ऑर्थो वाला है वो सबसे ज्यादा, मतलब डाइपोल की वैल्यू ऐसी है। ठीक है, डाइपोल जो है, डाइपोल की वैल्यू इस तरीके से है रहने वाली, सबसे ज्यादा, उसके बाद और उसके बाद। क्लियर है। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूं पोलैरिटी, जितना ज्यादा डाइपोल वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर, तो पोलर नेचर ऊपर वाले का सबसे ज्यादा है। ये बात जल्दी से फिनिश करें और आगे फिर चलते हैं, और भी अच्छी तरीके से चीजें समझने वाले हैं और सीखने वाले। फटाफट आप नोट कर लें और आगे की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों देखो, लास्ट हमारा होने वाला है टाइटल कौन सा, कंपेयर द पोलैरिटी। ठीक है, सो अभी तीन जो बेंजीन के डेरिवेटिव थे, डाइक्लोरोबेंजीन डेरिवेटिव, वो हमने कंपेयर वहीं पे कर लिए थे। अब मैंने आपको पहले से ही कुछ एग्जांपल लिख के दिए हैं, तो फर्स्ट पार्ट इन दोनों को कंपेयर करना है, फिर इन दोनों को, फिर आपस में मतलब ये पार्ट कंपेयर करना है, फिर ये हाइड्राइड्स कंपेयर करेंगे, फिर ये ऑक्सीजन मतलब ये HF H2 और NH3, उसके बाद ये हमारा कंपैरिजन होगा ये कार्बन के, ये ऑर्गेनिक के हैं कुछ पार्ट्स, लेकिन आपको डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग इनका कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल फर्स्ट वन पार्ट देखो, फर्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है, अब आपको अगर सीधे देखिए तो दोनों बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा। अगर हम स्ट्रक्चर को रफली देख के समझें तो ये ऐसा लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट केस है ना, दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट केसेस है। जैसे देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी डाइपोल ऊपर की तरफ ऐसा लगेगा, इसकी डाइपोल नीचे की तरफ कैंसिल, फिर इसकी डाइपोल ऊपर की तरफ, इसकी डाइपोल नीचे की तरफ, ये भी कैंसिल। तो इस तरीके से दोनों ही नॉन पोलर है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो ऐसे, क्योंकि यहां पे मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं जो कि बेंजीन वाले सिस्टम के लिए तो ठीक है। जैसे देखो बच्चों, ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड, वैसे तो सारे कार्बन बेंजीन में sp2 होते हैं, बट मार्क इन दोनों को कर रहा हूं। ठीक है, तो जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो इनकी जो स्ट्रक्चर होगी ना वो प्लेनर होगी, एक ही प्लेन पे होंगे ना। आपको पता ना, जो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है सिंगल प्लेन पे लाई करेंगे, यानी कि ये इसका जो डाइपोल होगा जो ऊपर की तरफ होगा क्लोरीन की तरफ, ये वाला डाइपोल, और जो इसका डाइपोल होगा वो सेम प्लेन, इस बोर्ड के प्लेन पे लाई करेंगे, यानी कि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहां का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा, लेकिन यहां का डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा। अब इस बात को समझिएगा। कैसे भाई, कैसे, तो जो ये कार्बन, ये साइक्लिक सिस्टम है, यहां पे हाइड्रोजन शो नहीं किया गया, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, इनके हाइड्रोजन भाई दिखाई नहीं जाते हैं, यहाँ पे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो आपका कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है बच्चों, sp3, यानी कि टेट्राहेड्रल। तो ये जो क्लोरीन CCl का बॉन्ड और यहाँ का जो क्लोरीन है CCl का बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है भाई ये कहीं ना कहीं सेम प्लेन पे नहीं लाई करेंगे। समझ रहे मेरी बात, इस बोर्ड के सेम प्लेन पे, ये 3 डायमेंशनल है कार्बन, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो कर रहा है ये दोनों कार्बन, मतलब ये CCl बॉन्ड एक प्लेन पे लाई नहीं करेंगे। और जब एक प्लेन पे लाई नहीं करेंगे तो ये नहीं कह सकते कि इन दोनों की जो डाइपोल की जो डायरेक्शन है, मतलब सेम प्लेन में अगर लाई नहीं करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, अगर हम ये फैक्ट नहीं पता और अगर हम बोर्ड पे इस तरीके से बना देते हैं तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है तो कैंसिल कर देंगे। नहीं भाई, साइक्लोहेक्सेन में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये सेम प्लेन में बॉन्ड लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब इनका डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। मतलब ये भी कैसा रहने वाला, ये वाला कैसा रहेगा, ये तो होगा पोलर, जबकि ये वाला कैसा होगा, नॉन
पोलर। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से इसे लॉक कर लें, ठीक है। इसी से रिलेटेड बिल्कुल ये अगला एग्जाम्पल भी रहने वाला है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड अगला एग्जाम्पल रहने वाला है। जरा देखो, इसमें भी दो दो ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं और दोनों ग्रुप ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे भी, लेकिन दोनों ही इस बार बेंजीन है, ऐसा नहीं है कि एक साइक्लोहेक्सेन दे रखा हो, दोनों बेंजीन है। तो देखो इस वाले पार्ट को जरा समझते हैं कि भाई इसमें क्या है। तो ये जो आपका CN है, कितना CN, तो CN में जो कार्बन होता है ना, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। जो कार्बन है वो नाइट्रोजन से ऐसे जुड़ा होता है। जरा देखो, कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से ऐसे sp हाइब्रिडाइज, ये कार्बन जो ट्रिपली बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ, और जब कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होता है, बताओ कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइज। कैसा है sp, तो sp हाइब्रिडाइज जो होता है वो बिल्कुल सीधा बनाते। लिखा हुआ CN फॉर्म में ऐसा है कि CN ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर कहीं ना कहीं जाएगा इसका डाइपोल, नीचे जाएगा और ओहो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये तो नॉन पोलर हो गया, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट ऐसा लग रहा है। फिर इसमें भी देखा जाए कि ये लो ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये भी नॉन पोलर हो गया। तो यहाँ पे अगर परफेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो CN की अलाइनमेंट ऐसी है, मतलब कहीं ना कहीं ये कार्बन ऊपर की तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये डाइपोल ऊपर, और ये कार्बन sp वाला जो है वो ऊपर की तरफ खींचेगा, मतलब sp हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना कार्बन, तो ये आपका रहने वाला है 0। बिल्कुल सही कहा, नॉन पोलर। लेकिन क्या वो भी नॉन पोलर है, देखो वो वाला केस। अब भाई उस केस में भी आपको क्लियर कर दें, तो जब तक कि OH जो आपका है, तो O के साथ H की अलाइनमेंट देखो, O के साथ H की अलाइनमेंट, और आपको पता इनके लोन पेयर होते हैं, याद है सबको, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे ही वाटर का हमने फॉर्मेट देखा है। तो इसमें भी अगर मैं बॉन्ड की मूवमेंट को शो करूंगा तो ये होगा कि कहीं ना कहीं इसका डाइपोल इधर, उसका डाइपोल इधर, ये देखिए ये डाइपोल की डायरेक्शन, ये इनका कहीं ना कहीं वेक्टर सम किसी एक सूटेबल डायरेक्शन में होगा और वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। मतलब इस केस में भी जो हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये वेक्टर्स, मतलब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को कैंसिल करेगा, तो वो नहीं। यहाँ पे भी आपका जो आंसर आने वाला है वो कैसा रहने वाला है, नॉन इक्वल, मतलब इस वाले केस में नॉन इक्वल टू 0 रहेगा। क्लियर ये वाली बात, नॉन इक्वल टू 0। कोई भी अलाइनमेंट हो इसमें पूरी तरीके से कैंसिलेशन नहीं होगा। क्लियर, तो ये दोनों केसेस आपके खत्म हुए, यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, देखने में ऐसा लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल मूवमेंट शो करेंगे और नॉन पोलर होंगे, ठीक है। लेकिन दोनों ही कैसे रहने वाले हैं, पोलर। जल्दी से लॉक करें, बचे हुए हाइड्रेट्स फटाफट फिनिश करते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपने कर लिया होगा, तो ये वाला हिस्सा मैं हटा देता हूं और अब बचे हुए पार्ट्स खत्म करते हैं फटाफट कंपैरिजन में, ठीक है। ये दोनों हमारे हो गए। ये अब हाइड्रेट्स का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है भाई, हाइड्रेट्स का कंपैरिजन। सो देखने वाली बात ये है कि जो आपका थर्ड केस है जिसमें पहला पार्ट हम देखने वाले हैं, तो हाइड्रेट्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे आप देख लो। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, जैसे H2O है हमारा, फिर H2S है, फिर H2SE है और फिर H2T है। आप देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, ग्रुप नंबर 16 है ना। तो अब इन सब की सेम स्ट्रक्चर रहने वाली है, सेम अरेंजमेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में सबकी बेंट जो है शेप होने वाली है, तो आप सीधे ही समझा सकते हैं डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। तो यहाँ पे सबका डाइपोल एक जैसे ही रहने वाला है, लेकिन अब यहाँ पे सीधे ही बताएं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर की तरफ बढ़ती है सबसे ज्यादा, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट कैसा, मतलब डाइपोल मोमेंट सिंपली कैसे हमने देखा था, मतलब क्या था, Q इंटू R, चार्ज इंटू डिस्टेंस। सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन इसमें होगा, ठीक है। फिर ऐसा भी होगा कि सर डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कॉमनली जो मेन फैक्टर होता है चार्ज और डिस्टेंस में, जो डिसाइडिंग फैक्टर है इन मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये चार्ज डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है, ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर जनरली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो, ठीक है, मतलब चार्ज सेपरेशन उस केस में सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें देखा जाए, मतलब इसकी जो डाइपोल की जो वैल्यू है वो ऐसे रहने वाली, ये वाला आपका केस जनरेट होगा इस वाले केस में, ठीक है। ये वाला केस जनरेट होगा, मतलब जनरली
क्यू जो होता है चार्ज की बेसिस पे सिंपली ये बताया गया कि कहीं ना कहीं जो डाइपोल की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है इररिस्पेक्टिव टू डिस्टेंस। लेकिन कुछ केसेस में ये एबनॉर्मल केस अभी आएगा। तो ये वाला सीक्वेंस तो आपने कर लिया। अब बात करते हैं अगले सीक्वेंस की, इस वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो इन सब में वेक्टर सम बिल्कुल एक डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ, और नेट डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन का यानी कि H2O का सबसे ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में, और रिस्पेक्टिव टू इनके कंपैरिजन में H2S का ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला केस तो बहुत सिंपल है और सीधा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें ये हाइड्राइड्स की, मतलब HF, HCl, HBr, HI, तो यहाँ पे भी सेम ऑर्डर में चलने वाला है, और ये ऑलरेडी इस हिसाब से अलाइंड है कि आप सीधे ही इनको ये ड्रॉ कर लेंगे। HF सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलर है, HCl उसके बाद, HBr उसके बाद, और इनमें कोई भी प्रॉब्लम, चार्ज इज द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद उसके बाद और उसके बाद। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ये वाला एग्जाम्पल है, यहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा, यहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो इस हिसाब से ये होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन, अगर इन तीनों के बीच कंपैरिजन किया जाए तो। लेकिन यहाँ पे डाइपोल की जो वैल्यू ऑब्जर्व हैं, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू हैं, इसकी डाइपोल की वैल्यू और इसकी डाइपोल की वैल्यू में जब कंपैरिजन हुआ तो इसके लिए ये डिफरेंसेस कुछ देखने को मिले, जबकि इसकी वैल्यू जो थी 1.47 अराउंड थी। अब वैल्यूज नहीं याद करनी है, यहाँ पे ये देखना है कि वाटर यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलर है, मतलब एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है डाइपोल मोमेंट का वो ये है, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर जो आपका HF, H2O और NH3 में रहने वाला है वो है H2O, HF और NH3, ठीक है। तो ये केस इस तरीके से क्यों है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के, मतलब इस वाले केस में ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की तरफ दोनों डाइपोल अरेंज्ड हैं और नेट डाइपोल ऊपर की तरफ है। अब दोनों का वेक्टर सम जो है, दोनों का वेक्टर सम नेट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पे भी इसका नेट एक तरफ होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का वेक्टर सम जो नेट आया वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा। और दूसरी बात, यहां पे एक और केस आएगा, दो लोन पेयर का वेक्टर सम भी होगा। यहां पे क्या होगा, दो लोन पेयर भी होंगे ऑक्सीजन के ऊपर जिनका वेक्टर सम इसको और भी इंक्रीज करेगा, मतलब वेक्टर सम साथ ही साथ इन बॉन्ड्स के साथ साथ तो लोन पेयर का भी होगा ना भाई, इसकी लोन पेयर भी तो होंगे ना, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यहां होगा, एक लोन पेयर होगा, तो उनका कहीं ना कहीं वेक्टर सम भी इसमें ऊपर की तरफ आएगा। इन दोनों का ऐसा है ना, तो ऊपर की तरफ आए जो इस वैल्यू को और भी बढ़ा देगा। तो इस वजह से H2O का नेट डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू HF से ज्यादा आ जाता है। इस वजह से लोन पेयर के डाइपोल भी इंक्लूड आते हैं, जबकि इस वाले केस में सिर्फ बॉन्ड पेयर का डाइपोल और अमोनिया, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है तो इस वजह से इन दोनों से कम आता है अमोनिया का। क्लियर है, तो ये वाला केस आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। ये वाला केस, क्योंकि ऐसे ही केसेस से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये वाला केस भी हुआ जिसमें एक्सपेक्टेड तो आपका HF था बट एक्चुअली H2O जीत गया, यानी H2O का सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर HF और NH3। क्लियर है, तो ये वाले तीनों हाइड्रेट्स का तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के लिए, मतलब ऑर्गेनिक के कुछ फंडामेंटल पार्ट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कार्बन के डेरिवेटिव। तो आइए देखते हैं इनके हाइब्रिडाइजेशन कह रहा हूं, इनके डाइपोल मोमेंट को भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ही डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करते हैं। तो इस चीज को हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, आपने ये भी नोट कर लिया होगा, और ये जो खिचड़ी सी पकी हुई है तो इसको भी यहां से थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक है, और आराम से आगे की तरफ चलते हैं। इन एग्जाम्पल्स पे भी थोड़ा खास ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत ही सही सवाल बनते हैं। देखो, अगर यही चीज फिर से फॉलो की जाए सर, क्योंकि इनमें डिफरेंस तो बस एक ही जगह नजर आ रहा है, देखिए डिफरेंस तो बस एक ही जगह नजर आ रहा है, सबकी ज्योमेट्री एक जैसे होने वाले, सबके स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, सबका अरेंजमेंट एक जैसा है, बस यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक्सपेक्टेड तो फिर यही हुआ कि सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन।
एक्चुअली यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो है CH3Cl, उसके बाद CH3F, उसके बाद CH3Br और उसके बाद CH3I। ठीक है, इस बात को लॉक कर लें, कई एग्जाम्स में यह सवाल देखने को मिल सकता है। ऐसे सवाल जानबूझ के पूछते हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक दो जगह फेरबदल होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? चार्ज के बेसिस पे देखें तो भैया सबसे ज्यादा चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे सबसे ज्यादा चार्ज इस पे आएगा। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और है डिस्टेंस वाला, जो कि इस जगह पे, यानी कि फ्लोरीन का चार्ज सबसे ज्यादा होगा लेकिन डिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ पे चार्ज थोड़ा कम होगा बट डिस्टेंस ज्यादा होगा थोड़ा सा, यहाँ पे चार्ज और कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, और चार्ज और कम होगा, डिस्टेंस और ज्यादा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ता है, चार्ज थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी चार्ज और मैग्नीट्यूड का जो मल्टीपल है ना, उसमें ये वाला कहीं ना कहीं फिर से डोमिनेट कर जाता है इसको, दूसरे फैक्टर को भी कंसिडर करते हुए। तो फॉर्चुनेटली इन दोनों की जो, मतलब इसके लिए इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो इसके लिए इन दोनों के मल्टीपल को एक्सीड कर जाता है, और इस वजह से कहते हैं कि CH3Cl का डाइपोल एक्स्ट्रा, मतलब एक्सेस में ज्यादा आता है। तो ये वाला हुआ, फिर इसके बाद ये। अब सर ये ऐसा कि इसमें तो और डिस्टेंस बढ़ गया लेकिन चार्ज तो कम होता जा रहा है ना, ठीक है, तो इस वजह से इनका मल्टीपल इनके लिए गिरता चला जा रहा है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी आप लोग फिनिश कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात आती है तो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल इसको स्ट्रक्चर के साथ सीख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो क्या है देखो जरा, CH3Cl। सबकी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको ये चीज समझाते हैं। ठीक है, ये देखो इधर ये आपका स्ट्रक्चर से इसे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हालांकि ऑलरेडी मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है, और ये देखिए ये, ठीक है, लास्ट उसका स्ट्रक्चर यहां बना देते हैं। ये दो, ये चारों के चारों मैंने एक कार्बन के डेरिवेटिव हैं, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरो। ठीक है, ये मीथेन की सारे डेरिवेटिव हैं। अब आप इन सब में देखें डाइपोल सबसे ज्यादा किसके लिए होने वाला है, तो देखो डाइपोल की वैल्यूज दिखाते हैं। इसका डाइपोल डायरेक्शन ये देखो, ये देखो, ये और ये वाला ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा इसके लिए बताया जाता है। मतलब इन तीनों का वेक्टर सम ऊपर की तरफ होगा, बेशक उसकी वैल्यू, ये जो इनके डाइपोल की डायरेक्शन है ना CH के लिए, जो CH की जो मैग्नीट्यूड होगा वो CCl से कम होगा। हालांकि देखो सपोर्टिव है, सपोर्ट करेंगे, सबसे ज्यादा डाइपोल होता है इसका, सबसे ज्यादा पहले नंबर पे। ठीक है, फिर दूसरा देखो यहाँ पे, ये इसका डाइपोल, ये इसका डाइपोल, ये रहा इसका, और ये रहा इसका डाइपोल। ठीक है, तो अब देखो कोई भी डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, और इन दोनों का वेक्टर सम किसी एक सुटेबल डायरेक्शन में होगा इस तरह। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, भाई ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो भाई इन दोनों का जो, ये हाथों की डायरेक्शन को देखिए, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो मैं उसको किधर दिखाऊं, इधर की तरफ ये दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लीजिए, जो छोटा सा पार्ट दिखा है ये इन दोनों के वेक्टर सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों का 1 और 2, ये दो डाइपोल हो गए ना, दो वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू डाइपोल, एक CCl3 का, एक CH का, तो इन दोनों का सम भी सपोर्टिव है। लेकिन क्योंकि इन दोनों की जो अलाइनमेंट है वो इनकी जैसी नहीं है, इसलिए यहाँ का डाइपोल इन दोनों के कंपैरिजन में ये सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है, CH3Cl का, फिर CH2Cl2 का। अब थर्ड वन देखो, तो थर्ड वन में तो सर बहुत ही इजी नजर आ रहा है। ज्यादा देखो डाइपोल की डायरेक्शन चेक करो, तो इन तीनों का क्या रहेगा, नीचे की तरफ, और अब इसका ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे तो सपोर्ट है ही नहीं, सपोर्टिव नहीं है। देखो ये कैंसिलेशन हो रहा है, बट फिर भी नॉन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि पूरा कैंसिल तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नॉन इक्वल टू 0 था, नॉन इक्वल टू 0 तो सारे हैं,
नॉन इक्वल टू 0 तो सारे, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ये जीत जाएगा, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में ये जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, मतलब एडिटिव था, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव नेचर आ रहा है। इस केस में तो आप जानते हैं, इसमें तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे का जो वेक्टर सम, इन तीनों का वेक्टर सम नीचे और उसका ऊपर, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 रहने वाला है। तो फिर अब ये रहने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं आपने देखा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये इस तरीके से वेक्टर सम के थ्रू आप मतलब कहीं ना कहीं इसका टोटल नेट डाइपोल मोमेंट स्ट्रक्चर वाइज शो कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि किसका ज्यादा और किसका कम। फटाफट से नोट कर लें और अच्छे से चेक कर लें। हाँ बच्चों, तो देखो अभी तक आपने सारे फंडामेंटल सीख लिए। एक जाते जाते एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, और अब तक जितना भी आपने इस लेक्चर में सीखा वो आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि फ्लोरोबेंजीन है, यानी कि बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन जब लगा हुआ होता है तो इसका डाइपोल मोमेंट हमें बताया है एक्स है, एक्स डिवाई दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स डिवाई। अब कहता है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अभी 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए, अब इनमें देखना है कि कौन सी वैल्यू करेक्टली मैच्ड है। जैसे इस स्ट्रक्चर के लिए नेट डाइपोल मोमेंट 3x, इसके लिए x दे रखा है, इसके लिए आपका नेट 2x दे रखा है, और इसके लिए नेट 4x दे रखा है। अब सभी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और चेक करके आराम से देखो कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होता है। ठीक है, ठीक कर लिया होगा सबने, ठीक है। अब देखते हैं कि आपने कौन सा बताया, ठीक है, कौन सा आपने सोचा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखें इसका डाइपोल इस साइड आएगा ऊपर, और इसका डाइपोल इधर, और इसका डाइपोल ये, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा, है ना, कौन से दोनों का, इन दोनों का वेक्टर सम इस साइड आएगा। ध्यान से देखो, इन दोनों का वेक्टर सम किधर आएगा, इन दोनों का 1 और 2, इनका वेक्टर सम इधर नीचे तरफ आएगा, जो कि टोटल अपोजिट होने वाला, इक्वल एंड अपोजिट। इधर CF का और इधर CF का जो है ये CF का आएगा, जो कि उसके CF के अपोजिट होगा। मतलब इसका डाइपोल हमारे हिसाब से कैसा है, 0। मतलब ये रॉन्ग, इनकरेक्ट मैच्ड है ना, इनकरेक्टली क्या है, मैच्ड है। सेकंड पार्ट को देखें अगर ध्यान से, तो उसके लिए देखो जरा, उसके लिए देखो जैसे कि इसका डाइपोल उधर है और इसका डाइपोल नीचे की तरफ, इसका भी सभी में फ्लोरीन की तरफ होने वाला है। ये डाइपोल इसको टोटल कैंसिल कर रहा है, ये डाइपोल इसको टोटल क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। भाई देख पा रहे हैं आप लोग, कैंसिल कर रहा है। और इसका डाइपोल देखो, ये वाला वही पहले वाला केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डाइपोल इस साइड होगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन नेट नीचे की तरफ होगा। अब ऊपर इसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है इसके साथ। तो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो रहने वाली है वो CF बॉन्ड के बराबर होगी। कौन से, CF बॉन्ड के बराबर। और CF बॉन्ड का हमें डाइपोल पहले से दे रखा है x, ठीक है, और इसका भी क्या आएगा, x। तो ये तो करेक्टली मैच्ड है। फिर भी हमारा आंसर आ चुका है। फिर भी अगर हम आगे के केसेस को देखें तो ये पूरी की तरीके से कैंसिल है, तो नेट क्या रहने वाला है, 0, इनकरेक्ट मैच्ड। अगले वाले को देखें तो टोटल ही आप देख के बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, और ये भी हमारे हिसाब से इनकरेक्टली मैच्ड है। तो इस तरीके से आपने आज के लेक्चर को पूरा अच्छे से अटेंड किया, ठीक है, और बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। सो बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए और बहुत आगे तक बढ़िए। ऑल द बेस्ट।